लेकिन उसी वक्त रज़िया का एक हाथ थप्पड़ की सूरत में चौधरी की तरफ बढ़ा। चौधरी सरवर इस उम्र में भी किसी चीते की तरह फुर्तीला था। उसने आधे रास्ते में ही रज़िया का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया। रज़िया का दूसरा हाथ किसी स्प्रिंग की तरह से हटा और चौधरी की धोती की तरफ आया। जब से चौधरी ने रज़िया को दबोचा था, जैसे उसे कुछ होने का इंतजार हो। एल को गिरफ्त में लेकर रज़िया को चौधरी के मर्द होने का सबूत मिल चुका था। बहुत अरसे बाद किसी जवान खूबसूरत लड़की के हाथ ने इस तरह चौधरी के एल को जकड़ा था और उसके नरम हाथों की मजबूत गिरफ्त ने चौधरी को इस मज़े की याद दिला दी जिसे वो भूल बैठा था। चौधरी ने एक मर्तबा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। सहन में कोई नहीं था और जिस तरह वो दरख्त के साए में खड़े थे, उनकी तरफ कोई गौर से देखता तो ही उनकी नज़र पड़ जाती। उसके हाथ में चौधरी की धोती का कपड़ा था, जिससे चौधरी का हल्का खुशक हो गया और उसके पूरे जिस्म में चींटियाँ सी दौड़ने लगीं। रज़िया ने अपनी नज़र उठाकर चौधरी की तरफ देखा, जिसकी शहवत से भरी नज़रें रज़िया की आंखों में ही देख रही थीं। चौधरी की ख्वाहिश इतनी वाजिया थी कि उसकी आंखें शर्म से झुक गईं और उसका हल्का खुशक हो गया। उसका जिस्म धीरे धीरे कांप रहा था। उसने मज़ीद ताकत से दरख्त के तने को पकड़ लिया और उसे अंदाज़ा हो गया कि अब सूरत हाल ख़ास से निकल चुकी है। चौधरी ने सख्त और खुरदरे हाथ लगाए और सरगोशी में बोला, तू ही है वो लड़की जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता है। रज़िया ने हाँ में अपने सर को ऊपर नीचे हिलाया। रज़िया को एहसास हुआ कि शायद उसका होने वाला ससुर इस सारे मामले को आगे ले जाना चाहता है, तो उसके हाथ दोबारा चौधरी की धोती की तरफ बढ़े। इस दफ़ा रज़िया ने धोती के खुले हिस्से से अपना हाथ चौधरी की बाएं रान पर रखा। तुम अपने ख़ानदान की मर्दानगी का सबूत कह रहे थे, रज़िया ने सरगोशी में जवाब दिया। एक दफ़ा तो चौधरी कांप सा गया। रज़िया अपना वज़न कभी एक टांग पर डाल रही थी और कभी दूसरी टांग पर, और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। बाबा, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली, जैसे उसने चौधरी की मर्दानगी के आगे हार मान ली हो। ये पहली दफ़ा था कि उसने अपने होने वाले ससुर को बाबा कहकर पुकारा था। चौधरी उसके ऊपर झुका हुआ था। रज़िया को अपनी मुट्ठियों में दबोचा और उसे ऐसे ऊपर उठाया जैसे ये देख रहा हो कि वो उसे उठा सकता है या नहीं, क्योंकि ये लड़की उसकी बहू बनने जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, तो रज़िया का रद्द-ए-अमल क्या होगा। कहीं वो उसकी बरसों में बनाई इज्जत को बर्बाद ना कर दे। उधर रज़िया को मज़ा तो आ रहा था। बाबा, रज़िया धीमी आवाज़ में बोली, अब हम क्या करें बेटी? चौधरी ने ऐसे पुकारा जैसे एक ससुर को अपनी बहू को पुकारना चाहिए। मुझे छोड़ दें बाबा। रज़िया अपने बाजुओं के बल पर मज़ीद ऊपर हुई और चौधरी के कान में बोली, तेरा हमारी मर्दानगी को लेकर जो सवाल था उसका क्या? चौधरी ने पूछा, मुझे जवाब मिल गया है कि अब कितने मर्द हैं, और मेरे ख्याल में आपको भी मेरे औरत होने के बारे में कई सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस सिचुएशन में किस तरह एक मर्द और औरत अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। रज़िया ने आम के दरख्त के नीचे तक लटकती एक शाख को अपनी गिरफ्त में लिया और अपने हाथों की ताकत से अपने जिस्म को उठाया। चौधरी के हाथों ने इतनी देर से रज़िया का वज़न उठाया हुआ था, लेकिन अब रज़िया का वज़न आम की शाख ने उठाया हुआ था। रज़िया के मुंह से कराहें और सिसकियां बुलंद हो रही थीं और उसका जिस्म तकलीफ़ की शिद्दत से कांप रहा था। चौधरी ने प्यार से उसे अपने गले से लगाकर भींच लिया और हले बगैर इंतज़ार करने लगा कब वो रोना बंद करती है। उसे रज़िया की तकलीफ़ का पूरा एहसास था। थोड़ी देर बाद रज़िया की हिचकियाँ कम हुईं और उसे एहसास हुआ कि जो होना था वो तो हो गया। उसका जिस्म उठा और एक मरतबा फिर उसी रफ्तार और ताकत से नीचे आया जैसे पहली दफ़ा आया था। गांव की जट्टी ने हार नहीं मानी थी। उसकी आंखों से आंसू बह बह कर उसके चेहरे से होते हुए गर्दन तक जा रहे थे, जहाँ चौधरी की ज़ुबान उन्हें अमरूद की तरह चूस जा रही थी। रज़िया का जिस्म दोबारा इस दर्द भरी लज्जत को महसूस करने के लिए तैयार था। बाबा, रज़िया के होठों से लज्जत के नशे में डूबी सिसकी निकली। रज़िया दोबारा उसका साथ देने लगी। चौधरी उसे उठाता तो रज़िया अपने बाजों से अपने जिस्म को मज़ीद ऊपर लाती। चौधरी एकदम उसे छोड़ता।
جس سے ایک جھٹکے کے ساتھ رضیہ کا جسم نیچے آتا۔ لیکن اس وقت تک ان کے شور سے کسی کا دھیان ان کی طرف چلا گیا تھا۔ کون ہمارے آم چوری کر رہا ہے؟ چودھری کو اپنی بیوی کی آواز سنائی دی۔ رضیہ پکڑ جانے کے خوف سے سنسی ہو گئی۔ اس نے اپنا جسم اوپر اٹھایا لیکن رضیہ اس کے گلے سے اپنی پوری طاقت سے چمٹ گئی تھی۔ بابا ہم پکڑے جائیں گے، چھوڑ دیں مجھے۔ چودھری نے اپنی بیوی کے قدموں کی آہٹ قریب آتے سنی تو رضیہ کو گود میں اٹھائے بھینسوں کے چارے والے کمرے میں گھس گیا۔ چودھری کی بیوی آم کے درخت تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے آم گرے دیکھے تو اونچی آواز میں بولی، کون ہے یہاں؟ رضیہ کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکلا۔ رضیہ کی نظر چودھری کے کندھوں کے اوپر سے اس کی ہونے والی ساس پر جمی تھی، جو آم کے پیڑ کے پاس کھڑی کھوجتی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بابا جلدی چلیں، ہم یہ کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ساسو ماں نے پکڑ لیا تو بہت برا ہوگا۔ چودھری کو رضیہ کی خوفزدہ آواز سے سچویشن کا اندازہ ہوا تو اس نے چارے والے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ رضیہ کی ساس کو بھی اس کمرے سے اٹھتی آوازیں سنائی دیں۔ وہ دروازے پر آئی اور پوچھا، چودھری اپنی بیوی پر گھرایا۔ چودھرائن نے اپنے شور کی آواز سن لی۔ اسے پتا تھا کہ وہ کمرے میں کیا کر رہا ہے، لیکن چودھری کے آگے بولنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے لکڑی کے دروازے میں سے ایک جوری سی ڈھونڈی اور اپنی آنکھیں اس پر جما دیں۔ اندھیرے میں وہ بمشکل چودھری کو دیکھ پا رہی تھی اور اپنی ساری عمر چودھری کے ساتھ گزار کر اسے اتنا تو پتا تھا کہ وہ کبھی کبھار ادھر ادھر منہ مار لیتا تھا، جو ذمہ داروں کے لیے عام سی بات تھی۔ اس نے دروازے سے اپنی نظر ہٹائی اور واپس رہائشی عمارت کی طرف چل دی، لیکن آم کے درخت کے پاس پہنچ کر چودھرائن کے دماغ میں آیا کہ دیکھنا تو چاہیے کہ چودھری کس کو اندر لے کر گیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ میرے بیٹے کی اگر شادی ہو گئی تو تجھ سے ہی ہوگی، چل اب اور تنگ نہ کر۔ رضیہ کی تسلی ہو گئی تھی کہ بوڑھا اب کہیں نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ ایک چینل سے شروع ہونے والی بات کنٹرول گیم سے ہوتے ہوئے مزے کی وادیوں میں ختم ہو گئی تھی۔ جلدی سے دلہن بن کر میرے گھر آ جاؤ، چودھری نے پیار سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ کی بن کر نہیں آ رہی، رضیہ بولی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا بیٹی۔ یہ کہتے وقت چودھری کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ تھی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے ایسے ہی خوش رکھیں گے؟ اب تو کیا چاہتی ہے؟ چودھری بڑبڑایا۔ رضیہ نے بے شرمی سے چودھری کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، تو مجھے حاصل کر چکی ہے چڑیل۔ چودھری شکست خوردہ انداز میں بولا، شادی کب ہو رہی ہے اب؟ رضیہ نے پوچھا۔ جیسے پلان کیا تھا ویسے۔ رضیہ یہ سنتے ہوئے فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ چودھری کی بیوی شاہدہ آم کے درخت کے نیچے کھڑی تھک چکی تھی، لیکن کمرے کی خاموشی سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دنگل ختم ہو چکا ہے اور اب چودھری اور وہ عورت کمرے سے باہر آنے والے ہیں۔